कविता के रंग प्रोफेसर रामदर्शन के संग इस श्रृंखला का ये नया पड़ाव है और आज वे जिन कवियों के सानिध्य में हैं, हमारे समय के वरिष्ठ कवि, मुजफ्फरपुर बिहार से ताल्लुक रखने वाले जाने माने कवि, कथाकार, संपादक, आलोचक प्रोफेसर महेंद्र मधुकर, उनके सानिध्य में होंगे भोपाल से कविवर वसंत सकरगाए और लखनऊ से सुधी कवि अवधेश निगम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खालसा कॉलेज की पूर्व छात्र इकाई है जिसके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और इसका संयोजन स्मिता मिश्री कर रही हैं। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मित्र शुक्ल के बांसुरी वादन से, मंगल ध्वनि के बतौर डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल अपनी बांसुरी वादन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री वेद मित्र जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम गुरुवर आदरणीय रामचरण सिंह जी को, माता जी को, और हमारे जो वरिष्ठ कवि आज आए हुए हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए सादर नमन। आज मंगल ध्वनि में एक गुजराती भजन है, नरसिंह मेहता द्वारा रचा हुआ, बापू जी का प्रिय भजन कहा जाता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए बड़ाई। बहुत स्वागत।
राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मंगल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। आज का कवि समवाय भी बहुत ही अनूठा है, जहां पर लगभग 6 दशकों से अपनी रचना यात्रा के जरिए कविता, कहानी, उपन्यास, गद्य की अनेक विधाओं को सींचने वाले, उसे विन्यस्त करने वाले प्रोफेसर महेंद्र मधुकर जी हमारे साथ हैं। वहीं पर जनवादी कविता की धारा को अपनी संवेदना से सींचने वाले भोपाल से बसंत सकरगाये हैं, और उतने ही तीक्ष्ण और सूक्ष्म संवेदना के स्वामी अवधेश निगम है यहाँ पर। इस तरह से बहुत ही अच्छा समवाय है, ये कवि समवाय है। और जैसा कि परंपरा है, रामदृष्ट मिश्री पिछले 4-5 महीनों से इस तरह की गोष्ठी की श्रृंखला से आबद्ध हैं और वे कवियों से संवाद करते हैं, उन पर बात करते हैं और कविताएं सुनाते हैं। इस तरह से यह कार्यक्रम कई महीनों से इसी तरह से सतत अपनी यात्रा पर है। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ जो कवि हैं, उनका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम उस हस्ताक्षर से करना चाहते हैं जिसका नाम है अवधेश निगम। अवधेश जी स्टेट बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक रहे हैं। विभिन्न जगहों पर जनता की सेवा करते हुए अपार लोकप्रियता अर्जित की। स्टेट बैंक में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भी सक्रिय रहे और इससे सक्रिय जनवादी कार्यकर्ता कहा जाता है कविता का, फिर से जुड़े रहे। वे कल के लिए के संपादक जयनारायण बुधवार के भी अत्यंत निकट के मित्र हैं, इसलिए जनवादी रचना धारा उनकी कोशिकाओं में हमें दिख पड़ती है, उनकी रचनाओं में भी सफाई और बेबाकीपन है। तो अवधेश निगम, जिनकी एक कविता मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करने से पहले सुनाऊं। लिखते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, लेकिन वे बहुत विचारों के आवेग से भरी होती है। उनकी कविता का अंश है, उड़ान रद्द करनी पड़ती है बरसात में, उड़ान रद्द करनी पड़ती है बरसात में, जब भीग जाते हैं पंख, किताब का पन्ना पहाड़ की तरह भारी हो जाता है। उड़ान रद्द करनी पड़ती है बरसात में, जब भीग जाते हैं पंख, किताब का पन्ना पहाड़ की तरह भारी हो जाता है। ये मेरी नहीं, सभी की कहानी। अवधेश निगम जी, आपसे आग्रह है कृपया आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। 10 मिनट या 12 मिनट के समय फ्रेम के अंतर्गत हम आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। स्वागत और अभिनंदन, अवधेश निगम, लखनऊ। हाँ, बच्चा खेलता रहा खिलौनों से, तुम सपनों से। बच्चा खेलता रहा खिलौनों से, तुम सपनों से। तुम्हें मालूम न था टूट जाते हैं और फिर खरीदे नहीं जा सकते, सपने खिलौने नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, सपने खिलौने नहीं होते। तुम्हें मालूम न था टूट जाते हैं और फिर खरीदे नहीं जा सकते, सपने खिलौने नहीं होते। तुम्हें भी खिलौनों से खेलना था, टूटते खरीद लाते, तुम टूटने से बच जाते। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें भी खिलौनों से खेलना था, टूटते खरीद लाते, तुम टूटने से बच जाते। घुटनों के बल चलते हुए जब जब तुमने अपने पैरों पर चलने की बात सोची, घुटनों के बल चलते हुए जब जब तुमने अपने पैरों पर चलने की बात सोची, हर बार तुम्हारी आंखों में एक सपना ठूस दिया गया। सपना एक साजिश है वयस्क होने की संभावनाओं और पैरों के विरुद्ध। क्या बात है, क्या बात है। सपना एक साजिश है वयस्क होने की संभावनाओं और पैरों के विरुद्ध। बहुत अच्छा जी, सुनाएं। इसकी कविता, मेरे पैदा होने की तारीख माँ नहीं जानती। मेरे पैदा होने की तारीख माँ नहीं जानती। वह कहती है कि तू पितर पक्ष में पैदा हुआ था, तेरे पिता ने पुरखों को सिर्फ 1 दिन पानी दिया था, फिर उन्हें पानी नहीं दिया गया। मेरे पैदा होने की तारीख माँ नहीं जानती।
वह कहती है कि तू पितरपक्ष में पैदा हुआ था, तेरे पिता ने पुरखों को सिर्फ एक दिन पानी दिया था, फिर उन्हें पानी नहीं दिया गया। क्या बात, क्या बात। अंधेरे में उस पार खड़ा मेरा पिता भूखा और उदास है, मेरी प्यास मेरे पुरखों की प्यास है। हाँ, इस नन्हे पौधे को इसी प्यास में रोपा था, माँ इसे पौधा नहीं समझती। माँ कहती है तूने पुरखों को जना है, तू अपने पितरों का पिता है। क्या बात। फिर एक बात, माँ कहती हैं, माँ इसे पौधा नहीं समझती। माँ कहती हैं तूने पुरखों को जना है, तू अपने पितरों का पिता है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, वाह वाह। एक और कविता है, बेटू। जी। बेटू अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, चारपाई को पकड़कर खड़े होते, संभलते चारपाई छोड़ देते, इस तरह तुम बार बार गिरते। बेटू आज तुम अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, चारपाई को पकड़कर खड़े होते, संभलते चारपाई छोड़ देते, इस तरह तुम बार बार गिरते। तुम्हारी इन सारी हरकतों के दौरान तुम्हारे कंधों पर मैं पहाड़ों का उगना देखता रहा। तुम्हारी इन सारी हरकतों के दौरान तुम्हारे कंधों पर मैं पहाड़ों का उगना देखता रहा। तुम्हें मालूम है बेटू, जब मुझे अपने पैरों पर चलना आया था, कई पहाड़ों को एक साथ अपने कंधों पर बैठा हुआ पाया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उदय जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। एक ये इसे मैं इसे प्रेम कविता कहता हूँ। जी जी जी, हम भी आप बड़ी बताइए कि नहीं, आप है ये प्रेम कविता कि नहीं? जी जी बिल्कुल। चंद रोज और फिर हम तुम दोनों अपने अपने घेरों में गए, एक दूसरे की पहुंच से दूर, अनुपस्थित में भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, हम अचानक अपनी उम्रों से बहुत छोटे हो जाएंगे। चंद रोज और फिर हम तुम दोनों अपने अपने घेरों में गए, एक दूसरे की पहुंच से दूर, अनुपस्थित में भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, हम अचानक अपनी उम्रों से बहुत छोटे हो जाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा बच्चा मुझे पापा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें माँ कहकर जगाएगा। मेरा बच्चा मुझे पापा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें माँ कहकर जगाएगा, अपनी तोतली भाषा में हमें बड़े होने का एहसास कराएगा। बार बार छोटे और फिर बड़े होने की इस प्रक्रिया में हम न छोटे और न बड़े ही रह पाएंगे। एक दिन दहलीज पर खड़े खड़े देखेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी बड़े हो गए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब उदय जी। प्रेम कविता है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये प्रेम का विस्तार है, महाविस्तार है। जी, और कोई 2-3 कविताएं पढ़ें छोटी छोटी। पढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे और उनके बीच की बहुत दूरी है। हालांकि हमारे और उनके बीच बहुत दूरी है, चांदनी रात में नहीं दिखते। चांदनी रात में नहीं दिखते, आकाश में तारे देखने के लिए कुछ अंधेरा जरूरी है। हालांकि हमारे और उनके बीच बहुत दूरी है, चांदनी रात में नहीं दिखते, आकाश में तारे देखने के लिए कुछ अंधेरा तो जरूरी है। यह स्वर्ग में पसरा है सन्नाटा। स्वर्ग में सन्नाटा, जी स्वागत। नरक की चौखट पर लंबी कतारें हैं। स्वर्ग में पसरा है सन्नाटा, नरक की चौखट पर लंबी कतारें हैं। खौलते तेल के कढ़ाई से डर नहीं लगता। खौलते तेल के कढ़ाओं से डर नहीं लगता, स्वर्ग में पसरे सन्नाटे से डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। एक और सुनाएं तो देखिए। दर्द कहा नहीं जाता और मौन सुना नहीं जाता।
दर्द कहा नहीं जाता और मौन सुना नहीं जाता। हाँ, दर्द हमेशा अनकहा अनसुना रह जाता है। आदमी हो या औरत, सबके भीतर कुछ अनछुआ रह ही जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा उद्देश्य। दर्द कहा नहीं जाता, मौन मौन सुना नहीं जाता। इस तरह तो हम आपकी कविता से बहुत कृतार्थ हैं। छोटी छोटी कविताओं से जीवन के अनुभवों को छूने वाले। एक छोटी सी कविता और सुना, एक कविता छोटी और सुना देते हैं। एक कविता और, स्वागत है आपका जी। कि संप्रेषण हल न बन सका। हाँ, संप्रेषण हल न बन सका। संप्रेषण हल न बन सका। संप्रेषण हल न बन सका, मात्र इतना हुआ कि छोटी सी बात का कद कुछ और घट गया। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संप्रेषण हल न बन सका, मात्र इतनी बात थी कि किसी बात का कद और छोटा हो गया, कुछ ऐसा कह रहे हैं। बहुत अच्छा। तो अवधेश इस कविता संध्या को आपने जो रंगत प्रदान की है अपनी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, जो जीवन के अनुभव से जुड़े हुए हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके। और इस कविता श्रृंखला में विशेष उपस्थिति रामदर्श मिश्र की है, उनकी सहधर्मिणी सरस्वती मिश्र की है। और संगच्छम संवदत्वम संभो मनान ज्ञानताम का जो सूत्र है वो जैसे परिभाषित हो रहा है। यहाँ पर वे साथ बैठे हैं और ये वेला कविता पाठ की। और जी आपसे आग्रह करते हैं अपना माइक ऑफ कर सकते हैं जिससे कि और कहीं शोर ना आए। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये काव्य पाठ की वेला है बसंत सकरगाये की। बसंत सकरगाये जी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वे भोपाल में रहते हैं और जो कविता की जनवादी शक्तियां हैं उनसे गहरे जुड़े हुए हैं, जनता के दुर्दर से जुड़े हुए हैं। और लगभग 5 दशकों से वे भी कविता में सक्रिय हैं। पिछले 2 बरस पहले या 3 बरस पहले उनका संग्रह आया था फकीरू जानते हैं किताब घर प्रकाशन से, वो काफी चर्चित हुआ था। और इनके अनुभव संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो एक समय 8वें दशक में प्रतीक के रूप में उभरी। फिर बिंबों का दौर चला, पेड़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और बहुत सारे प्रतीकों को लेकर कविताएं लिखी गई। उन सब से गुजरते हुए जिनका अनुभव संसार है वो परिपक्व होता रहा और इतनी लंबी अवधि में ये कम लिखते हैं, लेकिन कम लिखकर, जैसे कि ये कहते हैं कि कम लिखो जब तक अनिवार्य न हो, मत लिखो। और देखो कि जिस कागज पर तुम लिख रहे हो तो किसी पेड़ की बलि। इस आत्मबोध के साथ जो लिखता है, जो बहुत कम लिखता है, वो बहुत सार्थक लिखना चाहता है। कम से कम सार्थक लिखने के क्रम में कितना सार्थक बन पाता है तो पाठक संसार बताता है। लेकिन बसंत जी कुछ इसी कूट के कवि और उनकी, जैसे मैंने बताया कि पेड़ के ऊपर, पेड़ एक समय हमारी कविता काफी बिंबों के रूप में, प्रतीकों के रूप में आए और उनसे बड़े बड़े अर्थ लिए गए। जैसे कि एक समय मिथकों का आधार ग्रहण कर आधुनिक काव्यों की संरचना की गई। एक कविता का अंश है जिसके माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करने की मैं इजाजत चाहता हूं। लापता हो रहे हैं पत्ते वाले पेड़। इसका अंश सुने। लापता हो रहे हैं पत्ते वाले पेड़, अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों का आता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का पता। पूछने वाले को बताया जाता था, वो देख रहे हो ना जामुन का दरख्त। पूछने वाले को बताया जाता था, वो देख रहे हो ना जामुन का दरख्त, उसी के साए तले रहते हैं मियां वजाहत। लापता हो रहे हैं पत्तों वाले पेड़। और इसका एक आखिरी अंश है कि अब तो खैर ऐसा होता नहीं, कहीं बीचों बीच लगे नीम, जामुन या पीपल के पास हम जाते थे रास्ता बनाकर बादल, उसी के इर्द गिर्द धीरे धीरे फूटते थे चौरस्ते। किसी रास्ते पर होता था हमारा घर और घर में जैसे कोई बुजुर्ग, ऐसा होता था कोई घना सजर। और सजर को लेकर, पेड़ को लेकर, पेड़ के काटने को लेकर, लोकगीतों से लेकर
और हमारी कविता की हरियाली में जो बंजर जमीनें उग रही हैं, उनका बहुत सारा विन्यास हमें आज की कविता में मिलता है। नीम के पेड़ को लेकर नरेश सक्सेना लिखते हैं, तो पेड़ों को कटने के लिए कुंवर नारायण भी लिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने, रामचंद्र जी के पास तो पेड़ों की एक ऐसी वनखंडी है जिसमें से गुजरे तो बसंत भी मिलेगा, पेड़ के गिरने की आवाज भी सुनाई देगी। यानी जो मानवीय चोटें हैं वे प्रकृति और कुदरत पर जैसे पड़ रही हैं, वे हमारे भीतर की आवाज बनकर उभरती। और इन सब सारी बेआवाज प्रार्थनाओं और भावों को जो स्वर देता है कवि होता है। आज हंसकर गायक बात से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं वे पढ़ते हैं और इससे पहले की कविता संग्रहों और कविता श्रृंखलाओं से कुछ चुनिंदा कविताएं सुनाएं जो लगभग 12 मिनट से 15 मिनट के फ्रेम में आ जाएं। बसंत सकरगाय जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भोपाल से इस वरिष्ठ कवि का, सारे लोग यहाँ पर कविता के वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए सब 60 से ऊपर हैं और वयस्क हैं। स्वागत, अभिनंदन बसंत जी। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर मिश्र के और मधुकर जी के सानिध्य में मुझे कविता पाठ करने का मौका मिला, और ओम निश्चल जी का को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर मुहैया कराया। अब यहाँ प्रोफेसर मधुकर जी भी हैं, मिश्र जी भी हैं, तो मैं हरसूद में जन्मा हूँ जो जलमग्न हो गया इंदिरा सागर बांध के बारे में। वहाँ मुझे हिंदी के शिक्षक थे मेरे पंडित बालकृष्ण राजवे। उनका जब निधन हुआ उसी वक्त मैंने कविता लिखी, और चूंकि शिक्षक होता है इसीलिए आज एक कविता। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा संगीत जी। कविता का शीर्षक है राजवेद मास्टर। राजवेद मास्टर होने का मतलब सरकारी स्कूल का एक अदब मास्टर होना होता, हर महीने सिर्फ तनख्वाह पाना होता, तो राजवेद मास्टर होने का मतलब एक जरूरी सामाजिक हस्तक्षेप होना नहीं। राजवेद मास्टर होने का मतलब दिन ब दिन होतरे और बेढब हो रहे समय में आग के भट्टे में लगातार तपना, जंग खा रहे निरर्थक और उपेक्षित लोहे को फूंक पींच कर नया ढब, नई धार लेना होता है। इतने जरूरी होते हैं आग में तपकर निकलने वाले सुंदर गहने, तो इस जीवन में ये हर हाल बची रहे, डिबरी की है लो जरासी, कितना वायु होता है तब झोंकनी में लगातार फेफड़ों को झोंकना। राजवेद मास्टर होने का मतलब लुहार और सुनार होना भी होता है। शाम को खाना खाने के बाद सुंदर काका की पान की दुकान पर यूं ही घंटों नहीं घपियाते थे राजवेद मास्टर। अगली सुबह उससे में तड़तड़ाती उनकी आंखें और लपलपाती हुई भेद जब किसी सहपाठी से करती थी सवाल कि क्यों घूम रहा था देर रात बाजार, थर थर्राती थी पूरी क्लास, बहुत मुमकिन कि झरझर बहती थी अश्रुधार। कोई फिक्र थी जो उन्हें ले जाती थी कमल टाकिज के पास, के पास, गरज यह कि कटी पतंग, आराधना और कारवा की रंगीन मिजाज अदाओं में फिलहाल शामिल तो नहीं देश का कोई होनहार, कोई कर्णधार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजवेद मास्टर होने का मतलब दरअसल उस दौर का होना है जब मानव अधिकार की दुहाइयों के समक्ष कटघरे में कानूनन खड़ा नहीं किया जाता, तो कोई मास्टर रिरियाते थे, गिड़गिड़ाते थे माँ बाप, बच्चों को सौंपते थे ये कहते हुए कि अब से इसकी खाल मांस तुम्हारा बचेगा, कंकाल तुम्हारा। राजवेद मास्टर होने का मतलब किसी को कंकाल में बदलना नहीं, खपती कंगालों को उनका वास्तविक मानव अधिकार दिलाना होता है। राजवेद मास्टर होने का मतलब एक देह का भूषण हरगिज नहीं, किसी भी अंधेरे समय में एक दीप का सतत जलना होता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब बसंत जी। और अगली कविता है कागज पर आग जी। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो, जरूरी नहीं खीसे में माचिस का होना, लेकिन कपास चकमक से संगत जरूरी है। आग वो ही लिख सकता है जिसकी कलम में बहता लावा हो, लेकिन यह तमीज भी जरूरी हो कि शब्द कहीं खाक न करते कागज को, आंखों से टपके पानी और शब्दों की आंख मध्यम न हो, कागज भीग कर इंसान न हो। आग उगलते शब्द से जिसकी गलवाइयां न हो, आग उगलते सूरज से जिसकी गलवाइयां न हो, तब
कट्टे भट्टे की दुहाइयाँ न हो, जिसमें झोंकी न हो कभी पहाड़ के भी, न खुलने वाली गिरह की इतनी ही गांठें हों, बातें हों, और सिर्फ बातें ही बातें हों, जिनकी छाती पर जो अलाव नहीं लिख सकता, काल के भाल पर जो सवाल नहीं लिख सकता, लिखने को तो वो कुछ भी लिख सकता है मगर आग नहीं लिख सकता। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे आप बताते जाइएगा कि इस समय का। हाँ बसंत जी, आप सुनाते चलें, बिल्कुल। हाथों की फिक्र से गुजरती हूँ कविता का शीर्षक। जी। कहीं ऐसा न हो किसी दिन मैं पूरी तरह लाचार हो जाऊं अपने हाथों से। कहीं ऐसा न हो किसी दिन मैं पूरी तरह लाचार हो जाऊं अपने इन हाथों से। मैं डॉक्टर को अपनी समस्या बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर को अपनी समस्या बता रहा हूँ कि कठिनाई फिलहाल इतनी भर है कि दाईं और बाईं और ऊपर की तरफ ठीक से उठा नहीं पा रहा हूँ दोनों हाथ। थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी नहाते वक्त हाथों को नीच तान कर साबुन लगा ही लेता हूँ कान और कांधे पर। बता रहा हूँ कि कठिनाई फिलहाल इतनी भर है कि कांधों को किसी तरह बचा रहा हूँ अवांछित हाथों के रखे जाने से, लेकिन हटा नहीं पा रहा हूँ उन नामुराद हाथों को अपने हाथों से। बता रहा हूँ कि कठिनाई फिलहाल इतनी भर है कि एक अंधेरा बादल गुजर जाता है मेरे घर के ऊपर से, पर कांधे पर डट गई पूरी अमावस हटा नहीं पाऊंगा अपने हाथों से। एक पर्ची पर कुछ दवाएं लिखकर डॉक्टर मुझे यह जरूरी मशवरा भी देता है कि कठिनाइयों के फिलहाल शुरुआत है यह, लेकिन मुट्ठियां तान कर हाथों को ऊपर नहीं उठाओगे, बार बार हाथों को नहीं फैलाओगे चारों तरफ, तो किसी दिन पूरी तरह लाचार हो जाओगे। क्या बात, क्या बात। और अगली कविता का शीर्षक है जनेऊ। जी, जनेऊ बहुत अच्छी कविता है, वाह। दरअसल ये कविता, दरअसल एक कविता जब गुजरात चुनाव हुआ था और एक प्रोपोगंडा पूरा खड़ा किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू के ब्लेजर के ऊपर किसी ने जनेऊ डाला था, राजीव गांधी पर और राहुल गांधी पर भी। उसका राजनीति का ये चलता रहता है। जी। ब्राह्मण कुल में जन्मा और मैंने जनेऊ धारण नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्मा और जनेऊ धारण नहीं किया, मेरा तो ये जीवन अकारत गया, हाय मैंने ये क्या किया। ऐसा नहीं कि मेरा ब्राह्मण भी जागा नहीं और मैंने पहनी नहीं जनेऊ, लेकिन जनेऊ को लेकर मेरे तजुर्बे कभी ठीक ठाक नहीं रहे। क्या बात। मसलन एक बार नर्मदा में तैरते समय मेरे हाथों में उलझ गया था जनेऊ और मुझे डूब मरने से बचाने की मानवीय हुई थी कुछ लोगों को। ऐसे ही कार का स्टीयरिंग घुमाते समय एक मरतबा मेरा बायां हाथ फंस गया था जनेऊ में कि सामने से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने ठीक वक्त पर मोड़ दिया ट्रक दूसरी दिशा में। वो तो गनीमत थी कि बावजूद इसके कि ट्रक का ड्राइवर मुसलमान था, जबकि मेरी कार पर लिखा हुआ था जय श्री राम। क्या बात, फिर से एक बार पुनः आखिरी अंश पुनः। ऐसे ही कार का स्टीयरिंग घुमाते समय एक मरतबा मेरा बायां हाथ फंस गया था जनेऊ में कि सामने से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने ठीक वक्त पर मोड़ दिया ट्रक दूसरी दिशा में। वो तो गनीमत थी कि बावजूद इसके कि ट्रक का ड्राइवर मुसलमान था, जबकि मेरी कार पर लिखा हुआ था जय श्री राम। और मेरी एक प्रेमिका टूट कर जो गई फिर लौटी नहीं मेरे जीवन में। उसने जब फैलाई थी बाहें, जनेऊ में उलझा मेरा हाथ बना नहीं पाया था बाहें। तब से जनेऊ टांग आया था और सूद के पुश्तैनी घर की किसी खूंटी पर। हालांकि घर के बड़े बुजुर्गों ने नाक तोड़ते हुए मशवरा दिया था कि जनेऊ जाकर सिरा दूं 22 किलोमीटर दूर नर्मदा के घाट से, पर मैंने सोचा क्यों जाना इतनी दूर जबकि नर्मदा को खुद आना है, सबका सिराने हर। बहरहाल जनेऊ को लेकर मेरा ताजा अनुभव यह है, चुनाव के ठीक पहले कि तमाम किस्म की दीर्घ और लघु शंकाओं के मद्देनजर विकास दर के तमाम आंकड़े, नोटबंदी, रोजगार, किसानों के नर्सिस हत्यारे पता नहीं कैसे हो गए। मेरी गंगा में नहाकर उनके धावन की एकाएक उछाल कर ऊपर लाए गए और जिनके कानों पर लपेटा जा रहा है तस्कर जबरन जनेऊ। मुझे तो थोड़ी भूख हो रही है ऐसे देशद्रोहियों से
मुझे तो सचमुच बड़ी कोफ्त हो रही है ऐसे देशद्रोहियों पर जो सब कुछ अनसुना कर सिर्फ हगने मूतने के लिए लपेट रहे हैं कान पर चीनी। क्या बात है, बहुत अच्छी रचना और बहुत बड़ी रचना है ये। अरे आशीर्वाद, अभी पढ़ूं टाइम है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, 2 कविताएं कम से कम पढ़ें। और पखेरु जानते हैं वाली अगर कविता है वो भी पढ़ दें। पखेरु जानते हैं तो नहीं आया है। क्या है कि मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसको चलिए थोड़ा तो जो एक और प्रगतिशील जनवादी मिजाज की कविता जी, वो शीर्षक है ओ शिव। हाँ, वो एकांतवासी शिव शांति प्रिय, सच सच बताना कि जब तुम गए थे गोरा को बिहाने लेकर बारात ऊपर नंदी पर सवार। वो एकांतवासी शिव शांति प्रिय, सच सच बताना जब तुम गए थे गोरा को बिहाने लेकर बारात ऊपर नंदी पर सवार, के श्रृंगी भंगी ने किया था इतना ही अशास्त्रीय अश्लील नृत्य जपते जपते ओम नमः शिवाय। भूत पिशाच गानो मानो, हाथियों की चिंगार, सिंहों की दहाड़ और क्या पुकारते सांप अजगरों ने इतना ही मचाया था शोरगुल ओ हल्ला कि डर पर चीख पड़े थे शिशु, हृदय रोगी, बुजुर्गों को हुआ था हृदयघात। कान फोड़ू डीजे पर निकल रही है जैसे मेरे शहर में आप तुम्हारी बारात। बहुत सत्य थी, सच सच बताना मुनाफा को और कांटामार व्यापारियों ने तब भी क्या पूरी सड़क घेर कर लगाया था टेंट, धान की कचौरियाँ पकौड़ियाँ, धान की ठंडाई का किया था वितरण धर्मार्थ। वो मतदान क्या तुम्हारी बारात में किसी मनचले ने किसी लड़की की छाती पर फेरा था हाथ? अगर नहीं हुआ था यह सब तो आज क्यों इतना काइया उद्दंड और अराजक हो गया है धर्म? वो प्रजापति, वो नृत्य प्रवर्तक, वो तत्पुरुष शिव भोलेनाथ। और लापता हो रहे पत्ते वाले पेड़ पढ़ूं या बता दिया है? लापता वाली पूरी पढ़ दें, मैंने आधा छोड़ दिया था। अच्छा जी शीर्षक है लापता हो रहे पत्ते वाले जी। अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों को कोई आता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का। अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों का कोई आता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का पता। पूछने वाले को बताया जाता था, वो देख रहे हो ना जामुन का दरख्त, उसी के साए तले रहते हैं मियां मल्हार। फकत इसलिए होती थी गलतफहमियां, दालचंद के घर लगा अमरूद का पेड़ छोड़ छाड़ के अपनी जड़ें अपना वजूद जाकर छा जाता था पड़ोसी राम रतन के घर, और आने वाला शख्स ठीक ठाक शिनाख्त किए बगैर धड़धड़ाकर घुसाता था दालचंद के बजाय राम रतन के घर। होते होते दाखिल हाजिर चमेली और हर श्रृंगार की बारिश से तरबतर खुशबू और गुलाब रंगों से भीग जाता था उसका मन। अब तो खैर अदब के दायरों में हैं हम, और पते हमारे घर के पेड़ भी कहाँ बख्शे गए हैं घने जंगलों के। उनके तन पर लिख दी जाती है जात की अलग, यानी नाम नहीं शहर में बताना जरूरी होता है, घर का नंबर। जंगल महकमे के रिकॉर्ड में पेड़ गिनतियों में है दर्ज, या आसान हो पेड़ की मृत्यु की पहचान, जैसे जरूरी होता है मृत्यु की दुखद सूचना के बाद कि नहीं रहे अमुक अमुक नंबर वाले फला फला साहब। अब तो खैर ऐसा होता नहीं, कहीं बीचों बीच लगे नीम जाऊं या पीपल के पास हम जाते रास्ता बनाकर वहां तक उसी के इर्द गिर्द धीरे धीरे उठते थे चौरस्ते। इसी रास्ते पर होता था हमारा घर, और घर में जैसे कोई बुजुर्ग ऐसा होता था कि घना शजर कभी यूं भी होता था हमारे घर का। हो गया टाइम? आपकी आवाज नहीं आ रही है? अगर छोटी कविता कोई है तो उसे समाहार करें। अच्छा जी ठीक है। ये हाँ बस ये बजे बजे की कविता है। हाँ शीर्षक है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, बेशक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जी। बेशक सूरज को नीले कुर्ते पर टका सोने का बटन कहते हो आप, और चांद को छेददार काले कुर्ते पर लगा चांदी का बटन, मगर हकीकत कुछ और ही है जनाब। सूरज पूरी तरह फंसा है दो मामलों में। एक कुंवारी लड़की से संबंध बनाना और गर्भवती होने पर उसे बेसहारा छोड़ देना। दूसरा प्रकरण शिशुपाल वध की साजिश में बताया जाता है शामिल होना।
दूसरा प्रकरण शिशुपाल वध की साजिश में बताया जाता है शामिल होना। आपको तो पता ही है अदालतों की लेट लतीफियाँ, आपको तो पता ही है अदालतों की लेट लतीफियाँ तो सदियों से चल रहे हैं ये दोनों प्रकरण। जिस समय राहुल दरोगा काला नकाब पहनाकर सूरज को ले जाता है पेशी पर, उस समय वो सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस समय राहुल दरोगा काला नकाब पहनाकर सूरज को ले जाता है पेशी पर, उस समय को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जिस रात केतुदर्शी का शिला बुर्का ओढ़कर निकलती है, नाजनी पूर्णिमा ईद के मारे दिल जले आशिकों के लिए ये रात चंद्र ग्रहण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत सकरगाय जी। आपकी कविता में इतने रंग और इतने सारे संदर्भ हैं। खासतौर से जो पेड़ वाला संदर्भ है वो जाहिर है कि वो आज की जो पुराने समय और हमारे समय का जो अंतराल है, लोग नंबरों में बदल गए हैं, नंबरों से पहचाने जाते हैं, जैसे हम आधार कार्ड से पहचाने जाते हैं। बाकी सारा निराधार अगर आधार है तो सरकार भी मानती है कि आप आधारयुक्त। तो कभी किसी शायर ने कहा था, हमारे मित्र ज्ञान प्रकाश विवेक ने, कि जिंदगी के डाकिए को सब पता है दोस्तों, जिंदगी के डाकिए को सब पता है दोस्तों, इतना मुश्किल मेरे घर का रास्ता है दोस्तों। जब पेड़ होते थे तो पेड़ रास्ते का एक अभिज्ञान होते थे, पहचान पत्र होते थे। आज ये सारे नंबरों में बदल गए हैं, हम सब एक नंबर में बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि बदले हुए हालात और बदले हुए समय का जायजा लेती हैं आपकी कविताएं, फिर किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी थीम पर हो। बहुत अच्छा लगा हमारी कविता संध्या में आपकी परिपक्वता का असर कुछ और ज्यादा गहरा हुआ है। और जब हम इस मोड़ पर हैं तो हमारे बीच आज की कविता के वरिष्ठ नागरिक प्रोफेसर महेंद्र मधुकर हैं। और महेंद्र मधुकर जी को याद करने का अर्थ यह है कि पिछले पूरे 6 दशक यानी वे 81 साल के होते हैं और इतना समय जो बीत गया है, उस बीते हुए समय को कितना रचनात्मक बनाया है। वे बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे हैं और उनके लेखन का दायरा, जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न विधाओं में फैला हुआ है। उन्होंने बहुत सारी गीत कविताएं लिखी, जिनके लगभग 10 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। उपन्यासों में उन्होंने मिथकों पर काम किया, मिथकों को लेकर अनेक आख्यानों की रचना की। द्रव्यक्यम यजामहे, लोपामुद्रा, बरहम बाबा की गाछी और तस्मय देवाय, इसके शीर्षकों से ही आपको पता चलता होगा कि कैसे अतीत के आख्यान में जाकर उसमें नवोन्मेष इन्होंने पैदा किया है। आलोचनात्मक संसार में इनका काफी प्रकार रहा है। महादेवी वर्मा की काव्य चेतना और उपमा अलंकार, और सबसे बड़ा काम इनका मुझे जो दिखाई देता है, जैसा कि प्रभाकर श्रोत्री में मेघदूत एक अंतर यात्रा, एक अनुशीलन की किताब बहुत लोकप्रिय हुई थी, इसी तरह मेघदूत की व्याख्या इन्होंने की है। और मेघदूत आज भी, और इसी नाम से वो संग्रह है। व्यंग्य के भी इनके अनेक संग्रह हैं। इस तरह से अपने जीवन को विभिन्न विधाओं को सौंप देने वाले प्रोफेसर महेंद्र मधुकर आज भी हिंदुस्तान में कालम लिखते हैं। उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जो मुजफ्फरपुर एक समय साहित्यकारों की सुषमा से सुशोभित था। जानकी वल्लभ शास्त्री, बहुत सारे कवि केंद्रीभूत हुआ करते थे और उनकी बैठक का भी एक अनिवार्य हिस्सा होती है। प्रोफेसर महेंद्र मधुकर ने अभी भी अपनी कमान, अपनी प्रत्यंचा को साथ रखा है और समय के साथ आंख मिलाकर लिख रहे हैं। वे यहां हैं तो इस बात का प्रमाण है कि कविता में रस छंद बचा हुआ है। और जिस कविता में रस और छंद है तो वाक्य है या वाक्य अपने गीतात्मक रूप में है, उसकी ताजगी, उसके स्थायित्व का प्रमाण है। हमारे वरिष्ठ कवि कहा करते थे कि जो गाया नहीं गया है भुला दिया गया है। स्मृति में धारण करके हम यहां तक आए हैं। अपने आरण्यक, उपनिषद इत्यादि इत्यादि सारे सारवान ग्रंथों को बचाया है हमने अपनी स्मृति के बलबूते। इनके गीत, इनकी कविताएं स्मृति का हिस्सा।
प्रोफेसर महेंद्र मधुकर को आज पहली बार मैं भी सुनूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि विदग्ध स्वर हमारे भीतर कितनी आत्मीयता बोध जगाता है और उस कविता की याद दिलाता है जिस कविता को हम धीरे धीरे आधुनिकता और उत्तराधुनिकता के आवेग में भूलते जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर महेंद्र मधुकर जी, आपका स्वागत। अपना माइक मुखर कर लें, अपना माइक ऑन कर लें जी। अभी आपका माइक ऑन नहीं हुआ है, अपना माइक मुखर कर लें। एक बार देखें, कहीं आइकन होगा नीचे, माइक का आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें तो वो ऑन हो जाएगा। नीचे 3-4 आइकन है जी, ऑन हो गया है। हो गया जी जी, बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र मधुकर जी अपनी कविताओं के साथ। स्वागत और अभिनंदन। आज मेरे सौभाग्य का दिन है कि मैं डॉक्टर रामतरस मिश्र के सानिध्य में हूँ और प्रियवर ओम निश्चल जी भी मेरे साथ हैं और अन्य कवि भी हैं, बसंत जी हैं, अवधेश जी हैं। तो इन सब लोगों के साथ एक दूसरा रंगमय अनुभव इस समय हो रहा है मुझे। मैं उन कविताओं में डूबा हुआ था। मैंने गीत भी लिखे, कविताएं भी लिखी। पहले ज़माने में धर्मयुग में कविताएं ज़्यादा आती रहीं और मुझे की बात यह है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में गीत आते रहे। ये सब बहुत बीती हुई बातें हैं। तो अतीत पन्नों को खोलते हुए और आपके साथ साझा करते हुए अच्छा अनुभव हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ऋषितुल्य डॉक्टर मिश्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में और यह अनुभव कर रहा हूँ कि एक बड़े विशाल व्यक्तित्व की छाया में बैठकर मैं संवाद कर रहा हूँ। ये गीत नहीं, कविताएं नहीं, एक आत्मानुसंधान की ओर अग्रसर अनुभूतियाँ हैं और उनसे मेरा संवाद हो रहा है। तो प्रियवर, आज पहले मैं गीत से शुरू करूँगा और उसके बाद जी बहुत बहुत अच्छा रहेगा जी। एक गीत, उसका अगर शीर्षक बनाए तो वे नयन। वे नयन दो दीप जैसे जल रहे हैं, वे नयन दो दीप जैसे जल रहे हैं, शब्द में बाण जैसे चल रहे हैं, शब्द में बाण जैसे चल रहे हैं, वे नयन दो दीप जैसे जल रहे हैं। तो एक सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है, एक सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है, प्रार्थना के शब्द भी बाहर न आते, ताल से जो उड़ गए पंछी कहीं तो लौट कर शायद कभी वे घर न आते। तो ताल से जो उड़ गए पंछी कहीं तो लौट कर शायद कभी वे घर न आते। तो घोंसले केवल हवा में हिल रहे हैं, घोंसले केवल हवा में हिल रहे हैं, शब्द बेदी बाण जैसे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो मेघ इतने तो कभी आकुल नहीं थे, मेघ इतने तो कभी आकुल नहीं थे, और बिजली में न थी यह आग दहकी, आज के कांटों की चुभन ललचा रही है, बह रही है क्यों हवाएं आज बहकी। तो क्यों मुझे कांटे सदा कोमल रहे हैं, क्यों मुझे कांटे सदा कोमल रहे हैं, शब्द बेदे बाण जैसे चल रहे हैं, वे नयन दो दीप जैसे जल रहे हैं, शब्द बेदे बाण जैसे चल रहे हैं। और कोसों दूर तक जंगल बड़ा है, और को
कोसों दूर तक जंगल बड़ा है, सूर्य भी दिखता नहीं है, क्या समय है। और कोसों दूर तक जंगल बड़ा है, सूर्य भी दिखता नहीं है, क्या समय है। फूल से दावाग्नि में जिसको समझता था, वही जलता हुआ मेरा हृदय है। और कोसों दूर तक जंगल बड़ा है, सूर्य भी दिखता नहीं है, क्या समय है। फूल से दावाग्नि में जिसको समझता था, वही जलता हुआ मेरा हृदय है। अब अपरिचित की तरह हम मिल रहे हैं, अब अपरिचित की तरह हम मिल रहे हैं, शब्द वेदी बाण जैसे चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत अंतिम टुकड़ा है इसका। एक ही तो शब्द यानी प्रेम, एक एक ही तो शब्द मुझसे उच्चरित था, एक ही तो शब्द मुझसे उच्चरित था, पर उसी ने सृष्टि को झंकृत किया है। इस तरह हंस कर दिया है विश्व तुमने, और बदले में नहीं कुछ भी लिया है। एक ही तो शब्द मुझसे उच्चरित था, पर उसी ने सृष्टि को झंकृत किया है। इस तरह हंस कर दिया है विश्व तुमने, और बदले में नहीं कुछ भी लिया है। तो याद मुझको तो वही दो पल रहे हैं, शब्द वेदी बाण जैसे चल रहे हैं, वे नयन दो दीप जैसे जल रहे हैं, शब्द वेदी बाण जैसे चल रहे हैं। गीत समाप्त होता है जी। एक कविता और एक गीत और छोटा सा सुनाता हूँ। जी जी जी, स्वागत। यह गीत जो है काफी पुराना है जी। 72, 73 का, और 74 के कादम्बिनी में छपा था। अच्छा, वाह। रामानंद दोषी रहे होंगे संपादक उसमें, रामानंद दोषी। मुझे लग रहा है या तो वो थे या राजेंद्र अवस्थी रहे। जी। पहेली मन शीर्षक। जी जी। बूंद बूंद होकर भी ताल में नहीं है, बूंद बूंद होकर भी ताल में नहीं है, मन बंधा हुआ है पर जाल में। क्या बात है, मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है, पर जाल में नहीं है। तो एक है पहेली मन, एक है पहेली मन, बांधो तो खुल जाए। एक है पहेली मन, बांधो तो खुल जाए। खोने की बात करो तो कोई मिल जाए, खोने की बात करो तो कोई मिल जाए। तो फूल खिल गया है, फूल खिल गया है, पर डाल में नहीं है, मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है। बूंद बूंद होकर भी ताल में नहीं है। तो तार झंझना दें, तार झंझना दें, स्वर निकले या टूटे। तार झंझना दें, स्वर निकले या टूटे। इतना बिखरा दें मन, इतना बिखरा दें मन, जो चाहे लूटे। तो चोट में जिया है, चोट में जिया है, पर ढाल में नहीं है।
मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है, बूंद बूंद होकर भी ताल में नहीं है। अंतिम टुकड़ा इसका, दर्द चुप हुआ है, दर्द चुप हुआ है पर नींद खुल गई है, दर्द चुप हुआ है, दर्द चुप हुआ है पर नींद खुल गई है, मन थका नहीं है पर मुक्ति मिल गई है, मन थका नहीं है पर मुक्ति मिल गई है। तो जीने का मतलब, जीने का मतलब 100 साल में नहीं है, जीने का मतलब 100 साल में नहीं है, मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है। बहुत बहुत अच्छा ये, बहुत अच्छा ये। अब मैं आ गया हूँ तो एक कविता सुना दूं मैं। अभी हाल में एक संग्रह मेरा आया है 10 दिन पहले, किसी नई ऋतु में, उसका इस नई ऋतु में, किसी नई ऋतु में। ये नया संग्रह मधुकर जी का आने वाला है। आ गया है, आ गया है, ये आ गया है। हाँ, लोकार्पण हो गया। उसके प्रकाशन की बधाई और इसी संग्रह के ताजा की ये ताजा कविता। तुमने लिखी है पृथ्वी पत्र, शीर्षक है पृथ्वी पत्र, पृथ्वी पत्र। तुमने लिखी है पृथ्वी मेरे नाम, तुमने लिखी है पृथ्वी मेरे नाम, हरियाली उड़ेल दी तुमने, तुमने लिखी है पृथ्वी मेरे नाम, हरियाली उड़ेल दी तुमने, रोम रोम नहा गया शीतल, रोम रोम नहा गया शीतल, नदी नद के छोर वशवर्ती हैं मेरे, नदी नद के छोर वशवर्ती हैं मेरे, पत्ते वृक्ष सहोदर से बड़े मेरे साथ, मेरे स्पर्श की उष्णता से, मेरे स्पर्श की उष्णता से तुम्हारे सुनहले कुंतल धूप गंध से उड़ रहे हैं, मेरे स्पर्श की उष्णता से तुम्हारे सुनहले कुंतल धूप गंध से उड़ रहे हैं, मेरी उंगलियों से मिली है तुम्हारे शरीर को गढ़न, मेरी उंगलियों से मिली है तुम्हारे शरीर को गढ़न, ख्याल की लय से चढ़ती हुई सांस, ख्याल की लय से चढ़ती हुई सांस, यह गमगमाती पृथ्वी मेरी लग रही है, यह गमगमाती पृथ्वी मेरी लग रही है, लचक लचक रहे हैं शालवन, लचक रहे हैं शालवन, तुम्हारी हिंदोल सी झूल रही है, तमाल हिंदोल सी झूल रही है तुम्हारी बाहुलता, तमाल हिंदोल सी झूल रही है तुम्हारी बाहुलता, तुम्हें किसी बांसुरी की तरह उठाया है मैंने, तुम्हें किसी बांसुरी की तरह उठाया है मैंने, प्राण को बह जाने दिया है हवा की तरह, प्राण को बह जाने दिया है हवा की तरह, बांट दी है समस्त इंद्रियां, बांट दी है समस्त इंद्रियां, फूल पर्वत झरने और धूल को, मुखरित हो जाएगा मेरा जंगल मेरा एकांत, मुखरित हो जाएगा मेरा जंगल मेरा एकांत, इसीलिए खेल लें चर अचर साथ साथ जी भर, इसीलिए खेल लें चर अचर साथ साथ जी भर, तुमने लिखा है पृथ्वी पत्र मेरे नाम, तुमने लिखा है पृथ्वी पत्र मेरे नाम, वृक्ष अक्षरों की तरह चमक रहे हैं, वृक्ष अक्षरों की तरह चमक रहे हैं, संबोधनों की तरह छू रही हैं लताएं, संबोधनों की तरह छू रही हैं लताएं, पूर्ण विराम से खड़े हैं क्षितिज के वन वैभव, पूर्ण विराम से खड़े हैं क्षितिज के वन वैभव, जन्म ले रहे हैं फूल, अभी अभी आंखें खोलते गदबदे पत्ते, अभी अभी आंखें खोलते गदबदे पत्ते, अनुनासिक सा गूंजता सन्नाटा, अनुनासिक सा गूंजता सन्नाटा, तुम्हारे भय सा फैला जंगल, प्रीति सी निकल आई पगडंडियां, तुम्हारे भय सा फैला जंगल, प्रीति सी निकल आई पगडंडियां, हंसी सी दौड़ती हवा, कठिन है पत्र लेख बांचना, दुस्सह है शब्दों के आर पार झांकना। वाह,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब और सुनाए, एक आध और सुनाए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। एक और रचना अपने मन से सुनाए। जी, एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, अगर समय बचेगा तो एक छोटा सा गीत और सुना दूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक है समर्पण। समर्पण। इसी संग्रह की कविता है, पहली कविता है समर्पण। प्रभु तुम्हें अर्पित करता हूँ, प्रभु तुम्हें अर्पित करता हूँ, आद्य अर्घ्य आचमन में छोटे झरने गुणाचित कुलाचिते हरिणों के आलिंगित जोड़े। प्रभु तुम्हें अर्पित करता हूँ, आद्य अर्घ्य और आचमन में छोटे झरने गुलाचिते हरिणों के आलिंगित जोड़े। स्नान जल में तृप्त नदी प्रसन्न तोया, स्नान जल में तृप्त नदी प्रसन्न तोया। मेघ शावकों के रोमिल उष्म स्पर्श वस्त्र, मेष शावकों के रोमिल उष्म स्पर्श वस्त्र। शस्य फल के प्राणमय चमकदार अक्षत कवच, शस्य फल के प्राणमय, शस्य फल के प्राणमय चमकदार अक्षत कवच। पृथ्वी की बाहुलता के खिलते माल्य रंग, पृथ्वी की बाहुलता के खिलते माल्य रंग। गंध बोझिल हवा को आखुरी पर उठाए हुए पुष्प दल, गंध बोझिल हवा को आखुरी पर उठाए पुष्प दल। फल भार से झुके हुए मधु स्नाता टहनियों का रोमांचित पत्राच्छादन। मेघों की धूप गंध, मेघों की धूम गंध। मैंने हाथों में उठा लिया है सूरज का चमकदार दिया, क्या बात। मैंने हाथों में उठा लिया है सूरज का चमकदार दिया। नैवेद्य में ले लो अखिल माधुर्य लोक, नैवेद्य में ले लो अखिल माधुर्य लोक। फिर मेरे हाथों ग्रहण करो अपना ही सुंदर विश्व दोबारा, फिर मेरे हाथों ग्रहण करो अपना ही सुंदर विश्व दोबारा। इस तरह ले लो मुझे संपूर्ण, इस तरह ले लो मुझे संपूर्ण कि मेरा हर दुख महान हो जाए। इस तरह ले लो मुझे संपूर्ण कि मेरा हर दुख महान हो जाए। महिमा पाले मेरा क्षीण कातर स्वर, महिमा पाले मेरा क्षीण कातर स्वर। ताकि आंखों से टपका हुआ एक अश्रु बिंदु तुम्हारा क्षीर सागर बन जाए। क्या बात, तुम्हारा क्षीर सागर बन जाए। बहुत अच्छा। और अब उल्लभ गीत आपका। अच्छा, एक और छोटा सा, क्षमा कीजिए। ये एक गीत है शब्द की श्रृंखला। जी जी। शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए, शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए। आज हलचल मची है धरा पर बहुत, गल रहे पर्वतों के शिखर चाव से। आज हलचल मची है धरा पर बहुत, गल रहे पर्वतों के शिखर चाव से। वेग बढ़ता गया है नदी का मगर, आज संयोग होगा किसी नाव से। तो कौन लड़ता रहे व्यर्थ मझधार से, कौन लड़ता रहे व्यर्थ मझधार से। साथ दे जब हवा तो बहे जाइए, शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए। बूंद कुछ कह रही है सुने तो जरा, बूंद कुछ कह रही है सुने तो जरा। बदलियों में नया रंग आने लगा, वृक्ष अंगड़ाइयां ले रहे हैं सभी, और आकाश भी गुनगुनाने लगा। भाव जग जाए तो छंद मिल जाएगा, भाव जग जाए तो छंद
मिल जाएगा। कुछ इसी ताल पर आप भी गाइए, शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए। बहुत अच्छा। तो कोई हलचल नहीं, कोई आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई आहट नहीं। आइए इस तरह मौन ही मौन हो, देश तुमको पराया न कोई लगे, कोई पूछे न तुमसे कि तुम कौन हो। तो प्रश्न है तो कोई एक उत्तर भी है, प्रश्न है तो कोई एक उत्तर भी है। कोई संकेत हो तो बता जाइए, शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए। अंतिम टुकड़ा है। आइए उस जगह हो जहाँ रोशनी, आइए उस जगह हो जहाँ रोशनी, वृक्ष हंसते हुए बात करने लगे। प्यार हम में न बढ़ जाए इतना कहीं, बात ही बात में हम न लड़ने लगे। तो फर्क नहीं जीत में हार में, फर्क होता नहीं जीत में हार में। चाल चलिए मगर मात भी खाइए, शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आए। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द की श्रृंखला तोड़ कर आइए, बहुत अच्छा। उमाकांत मालवीय के शब्दों में मैं यही कहूंगा, जैसे वे कह रहे हो या कभी कह रहा हो कि लो उठो उपहार पूजा का सवाल। ये जो गीत है जिसमें वे नयन दो दीप जैसे जल रहे, शब्द वेदी बाण जैसे चल रहे, कितना परिपक्व, कितनी जो उसकी लयात्मकता है, कितना बूंद बूंद उतरती है। और वो गीत बूंद बूंद होकर भी ताल में नहीं है, मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है, फूल खिल गया है पर डाल में नहीं है। क्या गजब। और मुझे लगता है कि एक दौर था जो वचनदेव कुमार, श्याम नंदन किशोर, जानकी वल्लभ शास्त्री और भी तमाम, और उसी में महेंद्र मधुकर भी जानकी वल्लभ शास्त्री की गीत की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी मालूम पड़ते हैं। छोटे बड़े का मुझे कोई ज्यादा एहसास नहीं, पर मैं जानता हूं कि गीत में जो सांद्र अनुभव इनके सले हुए हैं। उस समय बड़े आंदोलन चले गीत के। महेंद्र जी कहाँ उसमें है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत अन्याय भी आलोचना ने हमारी किया है। बहुत सारे अच्छे लोगों को हमने परिगणित नहीं किया है, लेकिन वे समय में हैं, वे अपने समय के हस्ताक्षर हैं। और हमेशा काल पीछे मुड़कर देखता है। काल का जाल अगर उस जाल में बिंद गया है कोई तो ठीक है, काल के जाल में आने से जो रह गया है फिर उसे कौन काल ढूंढ सकता है, खो सकता है। तो साहित्य की गहराइयों में बहुत सारे लोग हैं, एक साथ सयात्रा करते हैं। कुछ लोग थोड़े छूट जाते हैं, तो आगे चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आकलन होता रहता है। प्रकृति और पारिस्थितिकी का संतुलन हमेशा इसी तरह से होता है। बहुत धन्यवाद। इस कविता की शाम को इतना जीवंत, इतना लयात्मक, जीवन के सारांश से पोषित करता हुआ आप सभी का सानिध्य, जिसमें प्रोफेसर महेंद्र मधुकर हैं, अवधेश निगम जी हैं, वसंत सकरगाये जी हैं, और बहुत सारे हमारे रसज्ञ जो यहाँ पर उपस्थित हैं और दूर से हमें देख सुन रहे हैं। बहुत अच्छी शाम ये गुजर रही है और ये समय प्रोफेसर रामकृष्ण मिश्र जी और उनकी सहधर्मिणी बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। उनके कानों में जो मंत्र जैसे, सूक्त जैसे, वे कविता को इसी तरह लेते हैं। वो किसी भी वाद की कविता हो, वो मनुष्य के आचरण की कविता है, मनुष्य की संवेदना की कविता है, उसमें और मनुष्य से बाहर कुछ भी नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि वो हमसे भी आग्रह करते हैं कि कुछ तो एक केवल उनके निवेदन के लिए और उनके चरणों में प्रणति स्वरूप एक छोटी सी रचना पेश करता हूं, और उसके बाद मैं रामदर्शी का आह्वान करूंगा। प्रोफेसर महेंद्र मधुकर जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और मुझे लगा कि मैं आपके गीत पहले क्यों नहीं जुड़ा। इतना अच्छा स्वर आपका है,
युवा दौर में कितना अच्छा से आप पढ़ते होंगे। इससे मंद मंद बयार एक गीत आपके सामने रखता हूं। ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये मौसम के खत पहली पहली फूल तुम्हारे नाम, ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये मौसम के खत पहली पहली फूल तुम्हारे नाम, ये उजास सा खिलता खिलता मन, ये उजास सा खिलता खिलता मन, पत्तों पर ठहरी ओस अश्रु उन्मन, पत्तों पर ठहरी ओस अश्रु उन्मन, खिड़की पर ठहरे हुए प्रतीक्षा पल, ये धूप दीप नैवेद्य तुम्हारे नाम, ये मौसम के खत पहली पहली फूल तुम्हारे नाम, ये हर सिंगार के फूल, ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, स्नेहिल पल सजल अभेद्य तुम्हारे नाम, ये धूप दीप नैवेद्य तुम्हारे नाम, ये कली अधकली कल फिर फूलेगी, ये कली अधकली कल फिर फूलेगी, मन की वसुधा में नवरस खोलेगी, ये कली अधकली अधखिली कल फिर फूलेगी, मन की वसुधा में नवरस खोलेगी, कविताओं से ये भीगा हारिल ही ये चित्ताकर्षक दृष्टि तुम्हारे नाम, कुदरत की पहली सृष्टि तुम्हारे नाम, ये चित्ताकर्षक दृष्टि तुम्हारे नाम, कुदरत की पहली सृष्टि तुम्हारे नाम, ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये मौसम के खत पहली पहली फूल तुम्हारे नाम। और बंद है कि लो हवा बह रही पुरवा अलबेली सी, लो हवा बह रही पुरवा अलबेली सी, फूलों से तितली करती अटखेली सी, ये मंद मंद सा बहता मलयानिल, ये भुवन अखिल अभिराम तुम्हारे नाम, ये मंद मंद सा बहता मलयानिल, ये मंद मंद सा बहता मलयानिल, ये भुवन अखिल अभिराम तुम्हारे नाम, ये पारिजात अभिजात तुम्हारे नाम, मौसम की ये हर सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये मौसम के खत पहली पहली फूल तुम्हारे नाम। तो इस रचना के साथ मेरी प्रणति निवेदित आज के अध्यक्ष, इस कविता में कवियों के सानिध्य में रमने वाले प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी और आदरणीय सरस्वती मिश्र जी को सादर नमन, इस पूरी कवि दीर्घा का नमन। और अब आग्रह है डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी से कि वे अपने रचनात्मक क्षणों को यहाँ पर साझा करें, अपने कवि मित्रों को संबोधित करें और आशीर्वचन दें। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी, स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार श्रीवर ओम निष्ठन जी, श्री भाई मधुकर जी, अवधेश जी, संत जी, आज इतने वरिष्ठ कवियों का सानिध्य पाना और उनकी विशिष्ट कविताओं से गुजरना मेरे लिए बड़ा सुखद रहा है। तो हर बार मैं नया नया सुनता हूँ और अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए, मेरे सम्मान में, मेरे सानिध्य में मुझे संत देने के लिए लोग गीत कविताएं पढ़ते हैं, उनके प्रति आभारी होता हूँ। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी गई हैं आज, थोड़ी थोड़ी कविताएं अवधेश जी की, वसंत जी की कविताओं का अपना महत्व था, मधुकर जी के गीतों का कविताओं का अपना था। इन कविताओं के बारे में ओम जी तो कहते ही रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी अनगूंज अपने भर करके मौन रहूं
भीतर भीतर उनसे संवाद करता रहूं, उनकी अनुभूल सुनता रहूं। ये मजगर जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, लेकिन आप दोनों को मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार जान रहा हूँ और पहली बार आपके वैश्विक अनुभव कर रहा हूँ। मैंने भी पत्रिका निकाल रही थी, उसके माध्यम से हमारी आपकी आवाजाही होती रहती थी और अब भी हिंदुस्तान में टिप्पणी लिखते हैं तो हर बार टिप्पणी को पढ़ करके वो अपने पूरे अतीत के साथ मुझ में समझ आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब भी अब थकान सी आने लगी है, लेकिन आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों की चर्चाएं मुझे ताजगी दे जाती हैं। और ये सही है कि कविता का अपनापन होता है, कविता का निजीपन होता है। और देखा आपने तीनों कवियों की कविताओं का अपनापन था, अपना रंग। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जैसा लिख रहे हैं वैसा हम भी लिख रहे हैं, चाहे जन्मवाद हो, चाहे प्रेतवाद हो, चाहे कोई बात हो। तो उन जैसा लिखना जो होता है वो नहीं होता है। लगे कि हाँ, इस कविता में आप बोल रहे हैं, आपका विकट बोल रहा है, तो अच्छा लगा कि आप लोग कविताओं में आप बोल रहे हैं, आपका अपनापन बोल रहा है, आपका अपना अनुभव, अपनी दृष्टि, अपना विजन बोल रहा है। तो हम पति दोनों जो हैं बहुत ही आनंदित हो रहे थे। कई बार मुझे बड़ी चिंता होती है कि कौन सी कविता पढ़ूं। इतनी कविताएं मेरे पास हैं, कभी वो कभी वो कभी वो। एक कविता शुरू करता हूँ अपने और सरस्वती जी के संबंधों के लिए। जी डॉक्टर साहब, स्वागत। लगे बोलने काम काज है, मौन हो गई वाणी। लगे बोलने काम काज है, मौन हो गई वाणी। कौन सुने और कौन सुनाए, सब जानी अनजानी। कहते सुनते सुनते कहते, साथ साथ तो दुख में बहते। हमको प्रिय हो गई मेरी तेरी एक कहानी। साथ साथ तो दुख में बहते, अब तो प्रिय हो गई कि मेरी तेरी एक कहानी। घटते खुलते हुए परस्पर हम हो गए स्वयं खुशबू कर। घटते खुलते हुए परस्पर हम हो गए स्वयं खुशबू घर। पता नहीं अब कौन है चंदन और कौन है पानी। और कौन है पानी। है वह बसंत का दिन था। एक कागरा मंदिर देखने गया तो वहां व्याप्त शब्द टिप्पियों में खो गया। व्याप्त शब्द टिप्पियों में खो गया। मंदिर के ऊब कर बाहर निकला। मंदिर के निकट के बाहरी परिसर में भी बोलना मना था। मंदिर के निकट बाहरी परिसर में बोलना मना था। वहां एक विशाल वट वृक्ष था जिसके नीचे बैठ गया। दो मित्रों के साथ कुछ बतियाना चाहा। ओठ पर उंगली रखकर इशारे से कह रहा था,
लेकिन एक सामने खड़ा चुप्पी का चौकीदार भक्त ओट पर उंगली रखकर इशारे से कह रहा था, बोलना मना है, बोलना मना है। अजीब घुटन सी हो रही थी, अजीब घुटन सी हो रही थी कि कोकिल कूक उठा, कुछ पंछियों के पंख भी फड़फड़ाहट की भाषा में बोलने लगे। एकाएक सन्नाटे में संगीत व्याप गया। अब मैंने अपनी मुस्कान से चौकीदार से पूछा, अब मैंने अपनी मुस्कान से चौकीदार से पूछा। उसने भी मुस्कान से उत्तर दिया, अब पंछियों का क्या किया जा सकता है साहब, पंछियों का क्या किया जा सकता है साहब। मेरे हंसते हुए मौन ने कहा, बसंत है भाई। मेरे हंसते मौन ने कहा, बसंत है भाई। इस मंदिर के मौन में, इसे मंदिर के मौन में नहीं मांगा जा सकता। आदमी भले ही चुप रह जाए, लेकिन वो तो बोलेगा ही। बहुत खूब डॉक्टर साहब। पंछियों की, फूलों की, हवाओं की भाषा में वो तो बोलेगा ही। पंछियों की, फूलों की, हवाओं की भाषा में वह निष्क्रिय साधना की बंद उदासी नहीं है, वह निष्क्रिय साधना की बंद उदासी नहीं है, वो जीवन का कर्म है, जीवन का घटता हुआ उल्लास है। क्या बात, कर्म में जीवन का घटता हुआ उल्लास है। बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब। वाह, उल्लास। घर लौट आया था जी। मैं किसी देश का बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी बना दिया गया। मैं किसी देश का बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी बना लिया हूँ और डाल दिया गया हूँ विशाल वैभवपूर्ण भवन और उसके परिसर में। सुरक्षा के समय बीत रहा है, सुरक्षा के घेरे में समय बीत रहा, कैदी था। अपने मन से न कहीं जा पा रहा हूँ, न खा पी पा रहा हूँ, न बोल बतिया पा रहा हूँ अपने लोगों से, न अपने ही उद्यान में अकेले टहल पा रहा हूँ, न मुक्त संवाद कर पा रहा हूँ चिड़ियों की चहक और फूलों के महक से। एकांत में बैठकर कविता, कोई कविता भी नहीं गुनगुना पा रहा हूँ। मैं तो कागज पर अंकित कार्यक्रम बन गया हूँ, कागज पर अंकित कार्यक्रम बन गया हूँ। जनता के बीच जाना होता है तो मेरे उसके बीच जय जयकार की दीवार खड़ी आती है। जनता के बीच जाना होता है तो मेरे उसके बीच जय जयकार की दीवार खड़ी हो जा रही है। तो कहाँ आ गया हूँ मैं, तो कहाँ आ गया हूँ मैं। घुटन सी हो रही है, अपनाता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। चाय गरम आवाज टकराती है मुझसे, नींद टूट जाती है। चाय गरम आवाज टकराती है मुझसे, नींद टूट जाती है। देखता हूँ पत्नी मुस्कुराती हुई चाय की प्याली लिए खड़ी, देखता हूँ पत्नी मुस्कुराती हुई चाय की प्याली लिए खड़ी है। ओह सपना था क्या, ओह तो सपना था क्या। विश्वास करने के लिए दीवारों पर, विश्वास करने के लिए दीवारों पर नजर डालता हूँ। अलमारी में उसके मुस्कुरा रही होती है, अलमारी में उसके मुस्कुरा रही होती हैं। घर के बाहर के सड़क से लोगों के आने जाने का, बोलने बतियाने की आहट सुनाई पड़ रही थी। ताजा हवा के लिए खुले आंगन में चला गया। वहां मेरे साथी फूल हंस रहे थे, वहां मेरे साथी फूल हंस रहे थे। घर की बच्चियों की तरह छोटी छोटी चिड़ियां चहचहा रही थी। बगल के रसोई कक्ष से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी और पकते अन्न की खुशबू मार रही थी। यानी मैं घर लौट आया था। क्या बात, भयानक सपना था। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आगे पढ़ ले रहा हूँ। एक छोटी चिट्ठा है। रंगीन भीड़ के शोर में पता ही नहीं चल उसने क्या कहा, क्या सुना। रंगीन भीड़ के शोर में पता ही नहीं चलता
इसने क्या कहा, क्या सुना, हर आदमी सिर पर शोर उठाए हुए अपने स्वर की तलाश करता है। क्या हर आदमी सिर पर शोर उठाए हुए अपने स्वर की तलाश करता है? दूर कहीं एकांत में कोई कविता पढ़ी जा रही होती है, दूर एकांत में कविता पढ़ी जा रही होती है, तो उसकी मीठी मीठी गूंज फैल जाती है चारों ओर, और हर आदमी को लगता है अरे यह आवाज तो उसने की है, अरे यह आवाज तो उसने की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, आनंद। और सुनाए एक एक गाता हूँ। आभारी हूँ कविते, तुमने मुझे इतना कुछ दिया। मेरी कविते जो बीत गया वह भी मुझ में जीवित है तुम्हारे सहारे, जो बीत गया वह भी मुझ में जीवित है तुम्हारे सहारे। आज के जलते समय में भी मेरा मन पा लेता है कोई घड़ी छां। आज के जलते समय में भी मेरा मन पा लेता है कोई घड़ी छां, और नष्टता के प्रति मरता हुआ विश्वास फिर से जी उठता है, जी उठता है। आज मौसमों ने भी अपना स्वभाव बदल दिया है। क्या बात, आज मौसमों ने भी अपना स्वभाव बदल लिया है। उसकी आत्मीय छवियां दुर्मिल हो गई हैं और उनमें उग आई हैं अनजानी, उग आई है अनजानी सी विरूपता। लेकिन तुमने मुझे कल्पना की आंखें दे रखी हैं, लेकिन तुमने मुझे कल्पना की आंखें दे रखी हैं जो देख लेती हैं खोई हुई छवियों को। अब देखो सावन सूखा सूखा जा रहा है, देखो सावन सूखा सूखा जा रहा है, निरब नम बरसा रहा है, चिलचिलाती धूप, नल खौलता हुआ पानी फेंक रहे हैं, जड़ चेतन से टकरा रही है बेदर्द हवाएं, कीट छटने वाले कंठों में सन्नाटा छाया है। उद्विग्न होकर लोग कोस रहे हैं मौसम को। लेकिन मेरी कविते मैं तो मैं होकर अनुभव कर रहा हूँ, दूसरा कौन भागो। लेकिन मेरी कविते मैं तो तुम्हें होकर अनुभव कर रहा हूँ, दूसरा सावन भादो। कमरे में बैठा हूँ, रिमझिम बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं। आज जाप खानों के उन्मत्त फसल अपनी हरीतिमा जुटा रही है और झूम रही है लहरें गुरुआ में। उसका उल्लास आंखों में सुखद भविष्य बनकर दीप्त हो रहा है। पेड़ों के पत्तों पर गिरती हुई बूंदें कोई अर्घ गीत रच रही हैं, और कहीं पपीहा पुकार रहा है पी कहाँ। तो सारे झूले पड़े हैं, बंटाओं के केस खुले लहरा रहे हैं, हवाओं की तरह उनके कंधों से फूटती कजरी की धुन बाहर निकल कर नहा रही है इन फुहारों में। आभारी हूँ करके तुमने इस सब समय में भी मुझे भिगो दिया भीतर से, और मैं जीवन रात की यात्रा के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या जीवन रहा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। तो हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर, कवि, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, आलोचक, क्या सारी विशेषताएं जहां एकाकृत होकर एक उच्च और उदात्त मनुष्य का विशेषण बन जाती है। ऐसे क्षणों को मूर्त करने वाले प्रोफेसर रामदर्श जी, आदरणीय सरस्वती जी यहाँ पर हैं और सारे कवियों को कान लगाए बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रोफेसर महेंद्र मधुकर के गीत, उनकी कविताएं, वो दौर साफ्ता हिंदुस्तान का, और वो कविताओं को जीने का जो सिलसिला उस दौर का है, वो उसकी पूरी याद दिलाते हुए अवधेश निगम जी, जो के सानिध्य में मैं बनारस में भी रहा, और हम लोग और ज्ञानेंद्र पत्नी और जो सच्चे कवि कार्यकर्ता है उनके साथ उनको मैंने देखा हुआ है। बसंत सकरगाय जी जो पूरी तौर पर अपनी मनुष्यता को जीते हैं अपनी कविता में, विभिन्न बिंबों प्रतीकों के माध्यम से। आज इस शाम को इन सारी कविताओं ने बुना है, जैसे कोई बुनकर अपनी चादर बुनता है, जैसे कभी भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा बुनी हुई रस्सी, और उसमें एक लय होती है। कोई भी कविता लय से बाहर नहीं, जैसे सृष्टि छंद से बाहर नहीं।
वाह। दृष्टि अपने छंद में है। और रामदर्शी ने, जिन्होंने इतना अभूतपूर्व लिखा है, 24 कविता संग्रह गिने तो इससे ज्यादा उपन्यास, इससे ज्यादा कहानी संग्रह, इसी के लगभग आलोचना, संस्मरण और डायरी और इतिवृत्त के इतने इतने नमूने सृजन अब भी चलता है। करघे पर वे आज भी कार्यरत होते हैं। आप देखा कि अपनी आंख से उन्होंने कविताएं पढ़ी और ईश्वर ने उन्हें वो अवसर दिया है। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उन्हें देख सुन पा रहे हैं, एक शताब्दी के बहुत अच्छे कवि को, जो शब्दों के सानिध्य में रहता हुआ कभी उगता है। रचनाकार वही है जो न तो उबे न ऊब पैदा करे। एक ऐसी रसज्ञता का निर्माण प्रोफेसर रामदर्शी मिश्र ने किया है। और उन्होंने एक गजल में कहा है कि आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा, सिर किए ऊंचा खड़ी है घास तो अच्छा लगा। बहुत ये कौल है। और लोग यूं तो रोज ही आते रहे जाते रहे, आज लेकिन आप आए पास तो अच्छा। ये जो आमंत्रण है, सहज आमंत्रण है, रामदर्शी के नाम पर मैं कवियों से कहता हूं, वे मान जाते हैं, वे आते हैं तो लगता है कि एक पड़ोस इकट्ठा हो गया है, एक घर इकट्ठा हो गया है। और बहुत अच्छा लगता है। समय ज्यादा हो जाता है, एक ही अवस्था में बैठे बैठे इंद्रियां भी थक जाती हैं। रामदर्शी जी भी थक जाते होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर जो समुज्ज्वल उल्लास है वो नहीं थकता है। कविता वही है जो हमारे उल्लास को थकने न दे। लेकिन हम विराम लेने के पहले अपनी ओर से सभी कवियों का अभिवादन करते हैं और प्रोफेसर स्मिता मिश्र से अनुरोध करते हैं कि वे अपने द्वारा संयोजित इस गोष्ठी में आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। वे रामदर्शी की सुपुत्री हैं, बहुत ही लाडली सुपुत्री हैं। और आज डॉटर्स डे है, तो वे शायद उसे मनाने अपने पापा के घर ही शायद हैं, वे किसी अपने यात्रा में बैठी हुई हैं। लेकिन आज पुत्री दिवस को वे सार्थक कर रही हैं। उनसे आग्रह है कि इस संध्या का समापन अपने उद्बोधन और आभार ज्ञापन से करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्र। नमस्कार। और हमारे इस घर को, इस कवि घर को एकत्र करने वाले सबसे पहले मैं ओम जी को सादर अभिवादन करती हूँ। आदरणीय माधव मधुकर जी, वसंत सकरकाय जी और अवधेश निगम जी। स्मिता जी, आवाज नहीं आ रही? प्रोफेसर महेंद्र मधुकर हैं। महेंद्र जी 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 माफ कीजिएगा, महेंद्र मधुकर जी। इस पूरे कार्यक्रम, जैसा बताया, महीनों से यह कविता यात्रा चल रही है। और इस कविता यात्रा में कविता के कनिष्ठ नागरिक से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक का जो सहयोग हमें ओम जी के द्वारा मिलता रहा है, हमारा कॉलेज, हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी उससे इतने भर जाते हैं कि एक नई दिशा इस पीड़ादायक वातावरण के बावजूद एक आशा और एक उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो उसके लिए आप सबका आभार। अवधेश निगम जी की कविताएं रही, अमूमन नई पीढ़ी को थोड़ा कमतर आता जाता है, लेकिन आपने अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे वह पुरखों वाली कविता हो, बेटों की कविता हो, जहाँ पे पुरखों को जनने वाले वह पितरों के पिता के रूप में नई पीढ़ी को स्थापित करते हैं, या बेटों के लड़खड़ाते कदमों से पिता जो है वह अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, या फिर ये पूरा जो एक नई पीढ़ी को जो स्थापित करना है वह आपकी कविताएं से हमने जाना। वसंत सकरकाय जी की मास्टर कविता को आप बोलते सूरज हो, लेकिन जो जनेऊ कविता है, जनेऊ कविता के माध्यम से, या कांवड़ शिव कविता के माध्यम से जो धर्म का पाखंड है उसको आपने जिस तरह से उद्घाटित किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने परंपरा को डिस्कार्ड किया। आप पेड़ और पारंपरिक जो संबंध है उनको
ज़रूरत, उनकी खोज, उनको पुनः स्थापित करने के लिए आप पेड़ कविता को मैं बार बार देखती हूँ, कभी पेड़ भी होते थे हमारा पता, अद्भुत कविता महेंद्र मधुकर जी, ओम जी के शब्दों में कहूँ कि समय के साथ आंख मिलाकर रस और छंद में लिखने वाले गीतकार कवि। वे नयन दो दीप जैसे जल रहे की बात हो, एक सन्नाटा यहाँ फैला हुआ, और ऐसा सन्नाटा कि जिसमें प्रार्थना में शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा गीतों से एक ऐसा वातावरण आपने सृजित किया। फूल खिल गए पर डाल में नहीं है, मन बंधा हुआ है पर जाल में नहीं है। ये मन के विशिष्ट अवस्थाओं के गीत, जहाँ हार और जीत के अर्थ सब समाप्त हो जाते हैं। मन आह्लादित हो गया प्रकृति और प्रेम के गीतों के माध्यम से। ओम जी पे मैं बात कर चुकी हूँ, हर श्रृंगार के पहले फूल हो, मौसम के खत हो, पहले खत, उनसे बराबर हम उनसे बराबर आह्लादित होते हैं। मैं पिताजी के एक मुक्तक से मैं बात यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी। मुश्किल से तो आए हो यूं ही न गुजर जाना, मुश्किल से तो आए हो यूं ही न गुजर जाना, आंखों के अंधेरे में दीप तो कर जाना। क्या बात। कब से वो मुंतजिर था कुछ वक्त जी तुम्हारा, आए हो उसके घर तो कुछ दिन तो ठहर जाना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये कुछ वक्त हमारे घर में हर रविवार को ठहरता है, और ऐसा खुश वक्त बराबर बना रहे। मेरे माता पिता पूरे सप्ताह उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो आज 2 घंटा पिताजी माताजी यहाँ पर बैठते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो सुबह से तैयारी शुरू होती है, पापा एक डिस्कस करते हैं, अगर मैं यहाँ पर हूँ या दूसरे घर पर हूँ तो अच्छा ये कविताएं हैं। माँ को भी बताती हूँ कि साड़ी पहन लेना, ये वाली ये पिछले बार पहनी थी, ये नहीं पहनना। माँ भी खाना पीना मतलब वो सब 5 बजे तक अपन लोग सब समाप्त खत्म कर देते हैं। कैमरे की सेटिंग है, माइक की सेटिंग है, मैं यहाँ पर हूँ तो ठीक है, नहीं तो भाभी करती हैं। माँ का जो गीत है, माँ अपना भोजपुरी लोकगीत उनका चलता रहता है, सुनाती रहती हैं, अर्थ समझाती रहती हैं। तो मुझे लगता है आने वाले किसी कार्यक्रम में माँ का भी गीत, एक लोकगीत जरूर रखूंगी। तो नारी विमर्श के नए अर्थ खोलने वाले ये लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत अद्भुत दर्द भरे होते हैं। तो इस खुश वक्त की आमद के लिए, बनाए रखने के लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है, और ओम जी तो हमारे साथी हैं, और वेद जी और मेरे विद्यार्थी रविशंकर, इन सब का आभार मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, वो मेरे साथ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी। अगले रविवार तक की प्रतीक्षा में आप सबका आभार। बहुत बहुत आभार। अगले हफ्ते हम लोग फिर ऐसे ही कुछ अनूठे कवियों के साथ मिलेंगे। एक बात और कह दूं कि यहाँ नहीं बल्कि मॉरिशस से भी मेरे विद्यार्थी जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, कृष्ण कुमार भी जुड़े हुए हैं, और हमारे जो स्थायी हमारे होता है वो सब भी हैं। तो तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। सभी कवियों को पुनरागमन, शुभ संध्या। हम लोग फिर अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ अद्वितीय कवियों के साथ मिलेंगे, एक कविताएं साझा करेंगे रामधर जी के सानिध्य में, और ये एक ऐसी अल्पना है जो मिलकर ही तैयार होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम लोग विसर्जित हो सकते हैं।